नमस्कार सभी साथियों का स्टडी विद रीड टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हिंदी शिक्षण शास्त्र की हमारी कक्षाएं जो एक समय के लिए रुक गई थी वो फिर से चालू हमने कर दी हैं, क्योंकि हमारे जो है अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। फिर है आप सभी साथियों की चलती रहे, उसके लिए हमने जो है पुनः कक्षाएँ जो है प्रारंभ की हैं, जिसके अंतर्गत हमने टॉपिक 1 जो है इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे टॉपिक 2 जो है अपना भाषा शिक्षण के उपागम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसकी अपनी क्लास 1 रहने वाली है। और इसका पार्ट 1 जो है उसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम और हर्बर्ट उपागम। ये तीनों उपागम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा और कौन कौन से जो उपागम हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, सारी चर्चाएं हम करेंगे। तो देखिए इस टॉपिक का क्या इतिहास रहा है अब तक। तो रीट 2012, जिसको आरटेट 2012 नाम से जाना जाता है, वहाँ से लगाकर थर्ड ग्रेड 2022 तक इस टॉपिक से कुल 16 प्रश्न जो है पूछे गए हैं। इन 16 प्रश्नों पर हम बात करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि इस टॉपिक में कहाँ से और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए भाषा शिक्षण के उपागम। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो भाषा शिक्षण के केवल 2 ही उपागम हैं, जिसका प्रश्न है रीट 2015 लेवल 1 में पूछा गया है कि भाषा शिक्षण के कितने उपागम होते हैं। तो उपागम की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ये आपको ध्यान रखना है। पहला उपागम अपने होता है पाठ संसर्ग उपागम, दूसरा है रचना शिक्षण उपागम। इन दोनों के अंदर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये भाषा शिक्षण के उपागम जो होते हैं वो क्यों जो है यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, इन सभी की प्रयोगात्मक व क्रियात्मक शिक्षा जब देनी होती है, यानी कि प्रयोग व व्यवहार की शिक्षा या दक्षता का विकास करने के लिए भाषा शिक्षण के उपागम का उपयोग किया जाता है। उपागम एक प्रकार से देखा जाए तो विधि जो होती है उसके पर्याय के रूप में मानी जाती हैं, लेकिन उपागम जो है वो विधि से श्रेष्ठ होती हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार के श्रेष्ठ तत्वों का चयन किया जाता है और उसके आधार पर ही एक उपागम का, इसको अपन इंग्लिश में अगर देखें तो इसको अप्रोच कहते हैं। जैसे हार्वर्ड अप्रोच हो गया है, मूल्यांकन अप्रोच हो गया है, मतलब इवेल्यूएशन अप्रोच हो गया है। तो मूल्यांकन उपागम के बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन जो चीज़ जहाँ से संबंधित रहेगी वहीं उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम भाषा शिक्षण में 2 उपागम जो है मुख्य, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए पाठ संसर्ग उपागम, यानी कि पाठ संसर्ग। संसर्ग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। संसर्ग का अर्थ होता है साथ साथ। तो यहाँ पर देखिए पाठ जब पढ़ाया जाता है, पाठ पढ़ाते समय भाषाई तत्वों की जानकारी देना, या मतलब जानकारी देना नहीं, यूँ कह सकते हैं व्यवहारिक व प्रयोगात्मक शिक्षा देना। तो भाषाई तत्व कौन कौन से हैं? वर्ण है, शब्द है और वाक्य है। जब जो अपने व्याकरणिक तत्व हैं वर्ण, शब्द, वाक्य, वही अपने भाषाई तत्व भी हैं वर्ण, शब्द और वाक्य। तो पाठ को पढ़ाते समय मुख्य तौर पर आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, पाठ संसर्ग का अर्थ है पाठ को पढ़ाने के साथ साथ या पाठ को पढ़ाते समय भाषाई तत्वों की व्यवहारिक व प्रयोगात्मक, ये बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक। कहने का मतलब सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर नहीं दिया गया है, व्यवहारिक ज्ञान जिसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, व्यवहारिक व प्रयोगात्मक यानी अप्लाइड जो है वो नॉलेज आपको देना। नियम व सिद्धांत के चक्कर में नहीं पढ़ना, नियम व सिद्धांत के चक्कर में नहीं पढ़ना। शब्द शिक्षण के विशेष अवसर मिलते हैं। तो देखिए पाठ संसर्ग उपागम में मुख्य तौर पर किसके अवसर मिलते हैं? प्रश्न पूछा जाए तो सही आंसर क्या होगा? शब्द शिक्षण के विशेष अवसर मिलते हैं। उदाहरण के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, उदाहरण के माध्यम से पाठ संसर्ग उपागम में शिक्षा दी जाती है। पाठ संसर्ग उपागम में देखिए मुख्य तौर पर 4 प्रकार का शिक्षण होता है। पहला होता है आपके उच्चारण शिक्षण। उच्चारण शिक्षण में अध्यापक जो है आदर्श उच्चारण करता है। अध्यापक यानी गुरुजी जो होते हैं वो जो भी कार्य करेंगे वह कार्य जो है अपने शिक्षण विधियों के अंतर्गत आदर्श कहा जाएगा। तो इसमें आदर्श उच्चारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो आपके सही आंसर हो जाएगा अध्यापक द्वारा। और अनुकरण जो होगा उच्चारण वो करेगा छात्र, यानी पहले जो है अध्यापक आदर्श प्रस्तुत करेगा, उसके बाद छात्रों द्वारा उसका अनुकरण किया जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्तनी शिक्षण। वर्तनी शिक्षण, वर्तनी का अर्थ होता है, देखिए वर्तनी जब भी शब्द दिखाई दे तो वर्तनी का अर्थ होता है लिखने से संबंधित, लेखन संबंधी आपकी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी आती हैं वर्तनी के अंतर्गत। तो श्यामपट पर शुद्ध व अशुद्ध शब्द साथ साथ क्या करना? लिखना। ये होता है आपके किसके अंतर्गत? पाठ संसर्ग उपागम में। जहाँ कोई शब्द आ रहा है शुद्ध शब्द, जैसे उज्ज्वल शब्द जो है आपके शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ये होगा आपके उज्ज्वल। इस उज्ज्वल शब्द को अगर आप जो है समझाना चाह रहे हैं
तो वहाँ पर क्या होगा, आपको इसका अशुद्ध उच्चारण भी लिखना होगा, जैसे कि उज्ज्वल, इस तरह से अशुद्ध लिखना होगा। तो ये तो हो जाएगा आपका अशुद्ध और ये आपका हो जाएगा शुद्ध। तो इस प्रकार से आप जो है शिक्षण दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शब्द शिक्षण में क्या होगा, उद्बोधन, प्रवर्तन और स्पष्टीकरण। मैंने आपको इन तीनों के बारे में गद्य शिक्षण के अंतर्गत भी पढ़ाया था। गद्य शिक्षण में शब्द शिक्षण पर विशेष जोर दिया जाता है और सर्वश्रेष्ठ विधि आपकी उद्बोधन विधि है, क्योंकि छात्रों द्वारा इससे अर्थ निकलवाया जाता है। और प्रवचन विधि में अध्यापक स्वयं अर्थ बताता है और स्पष्टीकरण विधि में आपको बताया कि तुलना जैसे अनेक प्रकरणों के माध्यम से, जैसे कि विलोम शब्द, पर्यायवाची के माध्यम से अर्थ निकलवाया जाता है। तो यहाँ पर शब्द शिक्षण भी किसके अंतर्गत होगा, पाठ संसर्ग उपागम के अंतर्गत। और वाक्य शिक्षण, क्योंकि देखिए प्रत्येक उपागम, चाहे वह पाठ संसर्ग उपागम हो चाहे रचना संसर्ग उपागम हो, उसके अंतर्गत उच्चारण की भी शिक्षा देंगे, वर्ण की, वर्तनी की, शब्द की और वाक्य की। और शिक्षा कैसी होगी, वह शिक्षा जो होगी वह क्रियात्मक व प्रयोगात्मक शिक्षा होगी। तो वाक्य शिक्षण के अंतर्गत, निबंधात्मक पाठ के अंतर्गत ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वाक्य शिक्षण जो है किसके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ तरीके से करवाया जा सकता है। तो निबंधात्मक जो पाठ होते हैं उसमें वाक्य शिक्षण विशेष तौर पर करवाया जा सकता है। ये हुआ हमारे पाठ संसर्ग उपागम। अब हम बात करेंगे रचना शिक्षण उपागम के बारे में। तो रचना शिक्षण देखिए, वहाँ पाठ संसर्ग था, कई जगह आपको रचना संसर्ग उपागम भी देखने को मिल सकता है, तो वो भी आपके लिए सही होगा। क्योंकि देखिए रचना कार्य करवाते समय या उसके साथ साथ भाषाई तत्वों का, भाषाई तत्व कौन कौन से हैं, वही वर्ण, शब्द और वाक्य की व्यावहारिक, क्रियात्मक यानी और प्रयोगात्मक, कुल मिलाकर अप्लाइड नॉलेज जो है बच्चों को देना, वहाँ पर पाठ को पढ़ाते समय था और यहाँ पर रचना कार्य या रचना शिक्षण करवाते समय। बस यही अंतर है। बाकी भाषाई तत्वों की जानकारी पाठ संसर्ग उपागम में भी दी जा रही है, वहाँ भी साथ साथ दी जा रही है, लेकिन वहाँ पर है पाठ पढ़ाने के साथ साथ था और यहाँ पर आपके रचना शिक्षण कार्य करवाने के साथ साथ, नाम से ही स्पष्ट है, रचना शिक्षण उपागम में रचना कार्य करवाते समय उनको जो है भाषाई तत्वों की जानकारी देना, जैसे कि वर्ण, शब्द और वाक्य। उसी तरह से पाठ संसर्ग उपागम में पाठ को पढ़ाते समय भाषाई तत्वों की जानकारी देना। अब यहाँ पर रचना के दो रूप, रीट परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, रीट 2017 लेवल 2 में रचना के कितने रूप होते हैं। तो जब हमने रचना शिक्षण पढ़ा था तब भी हमने आपको बताया था कि मौखिक व लिखित रचना। तो मौखिक रचना जो होती है उसमें किसका शिक्षण करवाया जाता है, तो उच्चारण। सीधी सी बात है, मौखिक शिक्षण जब होगा, मौखिक रचना जब होगी तब आपको उच्चारण शिक्षण करवाया जाएगा। और लिखित रचना के अंतर्गत वर्तनी यानी लेखन संबंधी आपकी शुद्धि और अशुद्धि जो है वो देखी जाती है। तो वर्तनी शिक्षण होगा आपके लिखित में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्य कौन कौन से उपागम है। भाषा शिक्षण के उपागम टॉपिक जो है बहुत छोटा है, आगे 1 या 2 क्लास में जो है आपके टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, तो आपको कोई ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर्बर्ट उपागम, उसके अलावा संरचनात्मक उपागम, मॉरिसन उपागम, खोज उपागम, पर्यवेक्षित अध्ययन उपागम, अभिक्रमित अनुदेशन उपागम और सूक्ष्म शिक्षण उपागम, इन सभी उपागम के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ चीज़ों को हम वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को हम उपागम के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये हमने एक व्यवस्थित वर्गीकरण जो है किया है। इसी प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड में जो है एग्जैक्ट उस चीज़ की जो है अवधारणा बनेगी। आपके माइंड में एक मैप बनेगा कि कौन सी शिक्षण विधि कहाँ से रिलेटिव है, कैसा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। इन सभी बिंदुओं से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इन सभी बिंदुओं का समावेश मैंने यहाँ पर किया है। तो आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं हर्बर्ट उपागम के बारे में, आगे की क्लास में हम इन 3 उपागम के बारे में, और उससे आगे की क्लास में इन तीनों उपागम के बारे में बात करके अपना जो टॉपिक 2 है भाषा शिक्षण के उपागम, इसको कुल हम पार्ट 3 यानी 3 पार्टों में इसको कवर कर लेंगे। और निश्चित तौर पर हमारे एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो है जब भी समय मिला हम करवाएंगे। और 15 तारीख के बाद आपको रेगुलर जो है क्लास देने का प्रयास कर रहे हैं। आपका पाठ्यक्रम जो है हमें पूरा करवाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपको इसके लिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, समय पर आपका पाठ्यक्रम जो है वो पूर्ण करवा दिया जाएगा। तो देखिए आगे हम अन्य उपागम के अंतर्गत हर्बर्ट उपागम के बारे में पढ़ेंगे। हर्बर्ट उपागम एक पाठ्य योजना से संबंधित उपागम है। तो यहाँ से प्रश्न जो है संस्कृत विषय में भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। आज मैं उसका समावेश यहाँ पर नहीं बता पाया हूँ क्योंकि समय की जो है वो काफ़ी कमी है। नेक्स्ट एग्जाम जो है हमारा वो 16 नवंबर को जो है एग्जाम है। फिर भी हम रेगुलर क्लास देने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे जो आपकी क्लासेज जो है वो रेगुलर रहे। हर्बर्ट की जो उपागम है उसको कहते हैं हर्बर्ट की पंचपदी, और पंच का अर्थ होता है 5,
और इसलिए इसमें कितने पद हैं? 5 पद हैं। हर्बर्ट की पंचपदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कितने पद हैं? 5 पद हैं। हर्बर्ट उपागम में मूल रूप से कितने पद थे? केवल 4 पद थे। उन 4 पदों में अगर देखा जाए तो सबसे पहला पद था स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। इन 4 पार्ट में किस प्रकार से परिवर्तन होकर 5 पार्ट बने, तो यहाँ पर हम देखेंगे स्पष्टता जो था उसको जो है हर्बर्ट का एक शिष्य था जिलर, उस जिलर के द्वारा स्पष्टता को 2 भागों में बांटा गया है, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण 2 भाग कर दिए, तो 2 भाग ये हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ था, इन दोनों के बीच में आपने देखा होगा जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो प्रस्तावना प्रश्न जो पूछते हैं उसके बाद आपको उद्देश्य कथन जो है वो कहना होता है। तो उसको जो उद्देश्य कथन किसने दिया था? जिलर के अलावा एक शिष्य था राइन, उसने जो है उद्देश्य कथन दिया था। अब यहाँ पर देखिए उद्देश्य कथन क्या होता है। उद्देश्य कथन के अंतर्गत जैसा कि हम प्रकरण पर लाते हैं कि अच्छा बच्चों आज हम तिरंगे के बारे में या राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ेंगे, ये जो आपका कथन होता है इसी को कहते हैं उद्देश्य कथन। यानी कि आपकी पाठ्य योजना को शुरू करने से पहले, जब आप जो है प्रस्तुतिकरण को शुरू करने से पहले आप उद्देश्य कथन को कहते हैं और प्रस्तावना होने के बाद होता है। तो देखिए प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण दोनों के बीच में आएगा आपके उद्देश्य कथन। हर्बर्ट की जो पंचपदी है उसमें वर्तमान में कितने पद हैं? रीट 2017 लेवल 1 में पूछा गया है। तो पदों की संख्या कितनी है? 5 पद हैं। यहाँ पर 5 पद जो हैं उसके अन्य नाम क्या क्या हैं उसके बारे में भी हमने लिखा है। तो देखिए ये प्रस्तावना जो है, पहला आपका रहेगा पद प्रस्तावना। प्रस्तावना होती है नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तैयार करना, यानी कि बालक को पाठ्य योजना से पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। यूँ कहा जा सकता है कि नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तैयार करते हैं। ये प्रस्तावना प्रश्न आप जो पूछते हो वही आपकी ये प्रस्तावना है। रीट 2017 लेवल 1 में पूछा गया था कि प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है। तो प्रस्तावना का उद्देश्य होता है नए ज्ञान को ग्रहण करने हेतु तैयार करना। और जब हमने आपको शिक्षण सूत्र के बारे में पढ़ाया था टॉपिक 1 के अंतर्गत, तो हमने बताया था कि प्रस्तावना जो होती है वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि पहले बालक से वो चीज़ें पूछी जाती हैं जो बालक को पता होती हैं। फिर अंत में एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें बालक जो है समस्या महसूस करता है, बालक जो है विचारात्मक स्थिति में आ जाता है। दूसरी देखिए आप विषयोपस्थानम, विषय की स्थापना, इसी को कहते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना होने के बाद प्रस्तुतिकरण होता है, उद्देश्य कथन होता है, लेकिन यहाँ पर हर्बर्ट के उपागम के जो 5 पद है उसके अंतर्गत उसको शामिल नहीं किया गया है। फिर है देखिए आपके तुलना या सहयोग, उसके बाद है सामान्यीकरण या नियमीकरण। तो जब मैंने आपको आगमन और निगमन विधि पढ़ाई थी तब मैंने बताया था आपको कि किसी नियम का निर्माण किया जाता है उसको कहते हैं नियमीकरण, और सामान्य जो होते हैं सामान्य को कहते हैं नियम, और विशिष्ट को कहते हैं सामान्य। देखिए सामान्य शब्द कहीं भी आए तो इसका मतलब होता है नियम, और विशिष्ट शब्द अगर कहीं आए आपके तो विशिष्ट का अर्थ होता है उदाहरण। तो आपको जो है यहाँ पर सामान्यीकरण का अर्थ हो जाएगा आपके नियमीकरण, और नियम निर्माण का कार्य, नियम का प्रयोग पूछे तो आपको ध्यान रखना है निगमन विधि में होता है, लेकिन नियम का निर्माण, नियमीकरण का अर्थ होता है नियम का निर्माण, वो आपके आगमन विधि से संबंधित होगा। तो देखिए शुरुआत में 3 नाम थे, उसमें क्या है देखो संबंध, उसी का नया नाम तुलना और सहयोग है। जो पुराना नाम था व्यवस्था, उसी का है सामान्यीकरण नियमीकरण, और पुराना नाम था विधि, उसका नाम है प्रयोग या अभ्यास। तो ये शुरुआत के 4 जो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों जो हैं आगमन विधि से संबंधित हैं, और ये 5वां पद जो है वो निगमन विधि से संबंधित है। ये आपके सामने मैंने हर्बर्ट शिक्षण उपागम के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है, जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, और आपको भी जो है बिल्कुल शानदार तरीके से जो है तैयारी इसी प्रकार से करनी है, चाहे सब्जेक्ट कोई सी भी हो। प्रश्न कहाँ से पूछे गए, प्रश्न कैसे पूछे गए, अगर आपको ये पता है तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता सुनिश्चित तरीके से आप तैयारी को आगे बढ़ते रहें, और आपकी जो है सफलता एक निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी अगर आप इस तरह से किसी कंटेंट को तैयार करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इस विधि के दोष और गुण के बारे में बात करें तो इसका मुख्य गुण क्या होगा, इसमें क्या होगा, बच्चों को ज्ञान जो होगा वो क्रमिक ज्ञान होगा। कैसा होगा, क्रम से ज्ञान होगा, क्योंकि व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित पदों में चल रही है। और दोष यहाँ पर मुख्य यह है कि ये कठिन विषय को पढ़ाने में तो सहायक हैं, लेकिन भाषा जैसे टॉपिक जो है उसको पढ़ाने के लिए यह जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी कठिन विषय के लिए ये विधि जो है काफ़ी उपयोगी है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है तीनों उपागम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संरचनात्मक, मॉरिसन और खोज उपागम, और उससे नेक्स्ट वीडियो में परिवेक्षित अध्ययन
अभिक्रमित अनुदेशन और सूक्ष्म शिक्षण उपागम। जैसा कि फरवरी में आपका एग्जाम होगा, तो आप मान के चलिए दिसंबर तक हम पूरा कोर्स जो है, जो शिक्षण विधियों का है, गणित का हो चाहे विज्ञान का हो, वो सारे हम करवाने का प्रयास करेंगे। हिंदी की शिक्षण विधियों का जो आपका कोर्स है, अब छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो आपके नवंबर मंथ के एंड तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।